बंगाल में अवैध घुसपैठियों पर बवाल। क्या ममता ने बांग्लादेशियों को वोट बैंक बनाया? बंगाल में अवैध घुसपैठियों को लेकर बवाल मचा हुआ है। ममता पर आरोप लग रहा है कि बंगाल से अवैध बांग्लादेशियों को ममता नहीं निकालना चाहती, क्योंकि अगर वो निकल गए तो ममता का आधे से ज्यादा वोट बैंक खत्म हो जाएगा। इस वक्त बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ा जा रहा है, लेकिन बंगाल में ममता उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। पर क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि ममता के खिलाफ घुसपैठियों को बचाने और बसाने के सबूत मिले हैं, जिसका सच आज हम आपके सामने रखेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी का बयान सामने आया है। उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का स्वागत करते हुए यह प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में भी मांग की है कि यह होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने वाले अवैध प्रवासियों की यह प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में भी होनी चाहिए, उनकी पहचान की जानी चाहिए। बीजेपी नेता ने कहा कि जिन लोगों ने फर्जी आधार कार्ड और पहचान पत्र के जरिए नामांकन कराया है, उनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाने चाहिए। घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की मांग। बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने पहले भी कई मौके पर आरोप लगाया था कि बांग्लादेश से आए घुसपैठियों ने बंगाल की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा लिया है। उन्होंने ऐसे घुसपैठियों की पहचान करने और मतदाता सूची से उनके नाम हटाने की मांग की थी। अधिकारी ने कहा कि बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया जाना चाहिए। अवैध तरीकों से फर्जी आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र हासिल करने वाले रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों का पता लगाना चाहिए, जो ममता बनर्जी नहीं कर रही है। शुभेंदु अधिकारी ने जोर देते हुए कहा कि भारत के मतदाता सूची में केवल भारतीय नागरिकों के ही नाम होने चाहिए, लेकिन बंगाल में तो अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्या के नाम भी हैं। क्या ममता को अवैध बांग्लादेशियों से प्यार? फिलहाल ममता पर बार बार ये आरोप लगता रहा है कि वो अवैध बांग्लादेशियों को सिर्फ इसलिए चाहती हैं ताकि वो उनका वोट बैंक बन सके। पर क्या वाकई ऐसा है? तो इसका जवाब भी हम आपको दे देते हैं, क्योंकि वैसे तो ममता का बांग्लादेशियों के प्रति प्रेम जग जाहिर है और इस बात को मजबूती मिलती है उनके बयानों से। ऐसा ही एक बयान ममता बनर्जी ने साल 2020 में मार्च के महीने में 3 तारीख को दिया था। उस समय उन्होंने साफ और स्पष्ट रूप से कहा था कि जो लोग बांग्लादेश से आए हैं और चुनाव में वोट डाल रहे हैं, वो भारतीय नागरिक हैं और उन्हें नागरिकता के लिए नए सिरे से आवेदन करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा था कि जो बांग्लादेश से आए हैं वो भारत के ही नागरिक हैं, उन्हें नागरिकता मिल गई है, आपको दोबारा नागरिकता के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं है, आप चुनावों में वोट तक डाल सकते हैं। ममता बनर्जी ने तो यहां तक कह डाला था कि वो एक भी व्यक्ति को बंगाल से बाहर नहीं जाने देंगी, चाहे वो कहीं से भी आया हो, चाहे वो रोहिंग्या क्यों ना हो, बांग्लादेशी क्यों ना हो। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा था कि राज्य में रहने वाले किसी भी शरणार्थी को नागरिकता से वंचित नहीं किया जाएगा और जो बाहर से लोग आ रहे हैं उन्हें हम नागरिकता देंगे। बंगाल के मुख्यमंत्री का यह बयान उस समय आया था जब दिल्ली में हिंसा भड़की हुई थी और तब लगभग 45 लोगों की जान जा चुकी थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने सख्ती दिखाते हुए उपद्रवियों पर कार्रवाई की थी, जिसमें अवैध बांग्लादेशी भी शामिल थे। उसी कार्रवाई को लेकर ममता बनर्जी का बयान सामने आया था और उन्होंने कह डाला था कि मत भूलो कि बंगाल है, दिल्ली में जो हुआ वो बंगाल में कभी नहीं होने देंगे। यानी ममता बनर्जी का रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों के लिए प्यार इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का बंगाल के अंदर है। ममता ने की मुस्लिम तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति। ममता बनर्जी अक्सर मुस्लिम तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के लिए अल्पसंख्यक समुदाय और घुसपैठियों को संरक्षण देने का काम करती रही है, जिसका सबूत शेख शाहजहां जैसे व्यक्ति हैं, जिसने सत्ता की आड़ में हिंदू और जनजातीय महिलाओं का न केवल उत्पीड़न किया बल्कि उनकी जमीन, इज्जत, आबरू को भी लूटने का काम किया था। यह प्रकरण तब खुला था जब संदेश खाली की महिलाओं ने एकजुट होकर अपनी आवाज उठाई, जिसके बाद यह राष्ट्रीय मुद्दा तक बन गया था। बांग्लादेशियों को बाहर भेजने की मांग भी हुई थी, लेकिन ऐसे ही ना जाने कितने शेख शाहजहां जैसे लोग बंगाल में संरक्षण लेकर पल रहे हैं।
जो धीरे धीरे अपना वर्चस्व बढ़ाते हैं और भारत के नागरिकों के लिए परेशानी का सबब बनने को तैयार रहते हैं। ममता के राज में फल फूल रहे मुसलमान। तृणमूल कांग्रेस की ममता सरकार के पश्चिम बंगाल में सत्ता में आने के बाद से जैसे मुसलमानों को पूरी तरह से हिंदुओं को निशाना बनाने की छूट मिल गई हो, और खासतौर पर वो मुसलमान जो बांग्लादेश से आया है। इस सेकुलर सरकार के रवैये के कारण हिंदुओं को चुन चुनकर निशाना बनाया जाता है। नदिया जिला बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ है और पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी करीब 30% है। बांग्लादेश की सीमा से सटे नदिया जिले में बांग्लादेशी घुसपैठियों की बड़ी संख्या रहती है, जिसने कई हिंदुओं को जान से मारने तक का काम किया है। वो नदिया से लेकर उत्तरी बंगाल तक अपना वर्चस्व फैलाते हैं। इस समय कालीगंज, जुरानपुर और नावदाह के अलावा हंसखली और मलिकपुर में भी लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है। ममता राज में तस्करी से आबाद हो रही मस्जिद। उत्तर 24 परगना जिले में तो खासतौर पर बशीरहाट और बहादुरिया जैसे सीमावर्ती इलाकों में ज्यादातर अवैध तरीके से बसे हुए बांग्लादेशी ही पाए जाते हैं। ये खासतौर पर मछली का कारोबार, ईंट भट्टे का काम करते हैं और इनकी तरफ से ही अवैध निर्माण खासतौर पर किया जाता है। वहां के लोगों से जब बात की गई तो लोगों का कहना है कि इलाके में तस्करी जमकर होती है, लेकिन ममता सरकार कुछ भी नहीं कर पाती। और ऐसा आज से नहीं, 10 सालों से हो रहा है। 10 सालों से ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है, लेकिन ममता सरकार की तरफ से आज तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। जो पहले साइकिल तक नहीं खरीद पाते थे, आज वो करोड़पति हैं। उनके पास सभी संसाधन हैं, क्योंकि वो तस्करी करते हैं। ड्रग्स की तस्करी, हथियारों की तस्करी, पशुओं की तस्करी, क्योंकि वो बांग्लादेशी हैं, अवैध तरीके से आकर बसे हैं और तस्करी से ही अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन बंगाल की सरकार उन्हें इसलिए नहीं निकालती क्योंकि वो बड़ा वोट बैंक है, और ये बात किसी से छिपी भी नहीं। हालांकि तस्करी जब होती है और उनके पास पैसा आ जाता है तो वो मस्जिदों को भी खड़ा कर लेते हैं। आज बहादुरिया, बशीरहाट क्षेत्र में अकेले 200 से ज्यादा छोटी बड़ी मस्जिदें हैं, जो अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों की तरफ से ही बनाई गई हैं। हालांकि वैध तरीके से उन्हें बसाया जा रहा है, पैन कार्ड बनाए जा रहे हैं, आधार कार्ड बनाया जा रहा है, और ममता सरकार वोटों के चक्कर में उनकी संख्या को तेजी से बढ़ा रही है, जो कि बंगाल में एक बम विस्फोट की तरह हो गए हैं। खुली सीमा से होती है घुसपैठ और तस्करी। एक बात और गौर करने वाली है कि मालदा और बांग्लादेश की सीमा 172 किलोमीटर लंबी है। इसमें 50 किलोमीटर की सीमा खुली है। इस सीमा में कई नदियों की जल सीमा है, लेकिन मालदा के उन्नयन प्रखंड की सीमा जिहादी और असामाजिक तत्व, पशु तस्करी और जाली मुद्रा की तस्करी के लिए सबसे सरल है। बांग्लादेश के लोग यहां आ जाते हैं, अवैध तरीके से आकर बस जाते हैं, अपना काम शुरू कर देते हैं। हालांकि समय समय पर खुफिया एजेंसी इसको लेकर सचेत रहती है, सतर्क रहती है, लेकिन इस पर बंगाल सरकार का कोई भी एक्शन देखने को नहीं मिलता। सीमा के गांव में है जिहादी गुटों के शिविर। इस प्रखंड से बांग्लादेश के तलकुप्पी, मनाकासा, अलकुनी गांवों की दूरी केवल आधा किलोमीटर ही है। इन बांग्लादेशी गांवों से ढाका 400 किलोमीटर की दूरी पर है। राजधानी शहर ढाका से दूरी और दुर्गम स्थान पर जमात इस्लामी सहित विभिन्न जिहादी गुटों ने अपने आधार शिविर इन्हीं गांवों में बनाए हैं, जो कि बेहद नजदीक है। आईएसआईएस का मिल रहा संरक्षण। कुछ रिपोर्ट की माने तो खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस जमात इस्लामी को भरपूर सहयोग दे रहा है, तो दूसरी ओर जाली मुद्रा का कारोबार भी इनको धन मुहैया कराता है, जो अवैध तरीके से बांग्लादेशी रह रहे हैं। विभिन्न स्रोतों से पता चला है कि जाली मुद्राओं में 3 मुद्रा आईएसआई की ओर से चलाई जाती है। ऐसे जिहादी तत्वों को भारत के अंदर से ही मदद के प्रयास किए जाते हैं, जो कि अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी करते हैं। इसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि सीमा क्षेत्र पर रह रहे लोग उनकी मदद करते हैं। सीमावर्ती क्षेत्र को लोगों की माने तो जिन जिन गांवों से बांग्लादेश की सीमा सटी है, वहां चौकसी के नाम पर खास इंतजाम बंगाल की सरकार ने नहीं किए हैं। कभी भी यहां कोई भी आ जा सकता है। यहां से तस्कर और अन्य सामाजिक गाहे बगाहे तत्व आते जाते रहते हैं।
जिसके चलते कई बार यहां से कई आतंकी भी पकड़े गए हैं। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ममता सरकार को एक बड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है अवैध बांग्लादेशियों, अवैध रोहिंग्याओं पर, लेकिन वोट के चक्कर में वो ऐसा नहीं करती है। लेकिन केंद्र की सरकार अब धरपकड़ कर रही है और केंद्र की सरकार पहले पकड़ती है रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को, फिर उनकी कुटाई की जाती है, फिर उनसे पूछताछ की जाती है, फिर उन्हें देश निकाला दे दिया जाता है। लेकिन इसमें ममता सरकार केंद्र सरकार की मदद नहीं कर रही है। लेकिन अब बड़ी मांग शुभेंदु अधिकारी की तरफ से की गई है, जब केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया जाएगा और ममता पर भी अब एक्शन होना तय माना जा रहा है। फिलहाल ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।